वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन डिटेल में सॉल्व किया था जो कि आज सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल कैटेगरी के पेपर का था। उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 1967। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो मैंने भी ऑप्शन बी बता दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1967। अब आते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे। इसका पहला सवाल है कि विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। ये जितने भी वर्ड्स गिवन है इनमें एक ऐसा वर्ड है उसकी जो स्पेलिंग है दैट इज रॉन्ग, गलत है। ऑप्शन ए है इम्पेचुअस, IMPETUOUS। ये एक एडजेक्टिव है जिसकी दो मीनिंग्स हैं। एक्टिंग आर डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर। कोई भी काम जो बंदा जल्दी में करे बिना सोचे समझे, इस मीनिंग का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? इम्पल्सिव, हैस्टी या रेकलेस, लापरवाह। शी माइट लिव टू रू दिस इम्पेचुअस डिसीजन। दूसरी मीनिंग इसकी क्या है? मूविंग फोर्सफुली और रैपिडली, जल्दी जल्दी में मूव करना किसी चीज का। इस सेंस में इसके ये सिनोनिम्स होंगे टॉरेंशियल, पावरफुल या फोर्सफुल। ऑप्शन बी है इम्पर्टिनेंट। अब अंग्रेजी जबान में इस तरह का कोई लफ्ज नहीं है। हाँ, इम्पर्टिनेंट है। एक लफ्ज है पर्टिनेंट, उसकी मीनिंग क्या है? रिलेवेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका अपोजिट है इम्पर्टिनेंट, मतलब दैट इज नॉट रिलेवेंट, इररिलेवेंट। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, इम्पर्टिनेंट इज स्पेल्ड रॉन्गली। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है कि विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली। ऑप्शन ए है मर्सेनरी। अब मर्सेनरी किसे कहते हैं? जैसे किराए के टट्टू होते हैं जो पैसे लेके क्या करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को लूटते हैं, मतलब क्राइम करते हैं। प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन कंट्री, स्पाई भी कह सकते हैं, या अपर। तो ऑप्शन बी है मशीनरी। अब मशीनरी रिलेटेड टू मशीन्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है मिशनरी। तो इसमें मिस्टेक है। मिशनरी की जो असल स्पेलिंग है दैट इज MISSIONARY है, लेकिन इसमें क्या है? ई है। तो इस वजह से ये क्या है? गलत है। अब मिशनरी, इसकी मीनिंग क्या है? अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, ऐसा शख्स जिसको किसी रिलीजियस मिशन पे भेजा जाए, जैसे प्रीचर, एपोस्टल। ये इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। एपोस्टल एंड प्रीचर आर द सिनोनिम्स ऑफ मिशनरी। एंड विजनरी आपको पता है, ऐसा बंदा जिसके पास कोई विजन हो, दूर अंदेश सोच हो जिसकी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव। अच्छा, अगर आपको इन्फिनेटिव की डेफिनेशन नहीं आएगी तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव्स आर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। कोई भी वर्ब है उससे पहले हम टू लगाएंगे तो वो क्या? इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब देखें, ऑप्शन ए है क्विकली, बी है अंडर, सी है लाउडली। क्विकली एंड लाउडली ये तो क्या है? सीधे सीधे एडवर्ब्स हैं। ऑप्शन बी अंडर, अंडर प्रेपोजिशन भी हो सकता है और अंडर एडवर्ब भी हो सकता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? तो रन। अब ये तो जो इन्फिनेटिव है ये जुमले में किस तरह यूज होता है? शी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड दी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी हैज लिव्ड सिंस 2 years, शी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2 years, शी हैज लिव्ड फॉर 2 years। सेंटेंस में हमने करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है दो पर्सपेक्टिव से। एक तो सिंस और फार की गलती ढूंढनी है, दूसरा क्या? टेंस की। अब ये आप याद कर लें कि सिंस एंड फार कब और कहाँ पे यूज होते हैं। सिंस और फार हमेशा किसमें? परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गई। दूसरी क्या, कि जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे सिंस 2001, सिंस 1947, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो। एंड फॉर कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 years, 5 days, 10 years या 2 hours। तो इस सेंस में यूज होता है। अब इसमें क्या? फॉर 2 years,
लगेगा, सिंस 2 इयर्स क्या गलत हो जाएगा। दूसरा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जब हम सिंस या फॉर यूज करते हैं तो हम ऐसा एक्शन डिफाइन करते हैं जो कि पास्ट में हो और टिल कंटिन्यू हो इन प्रेजेंट। तो ऑप्शन जो बी है, शी हैज बिन लिविंग हेयर फॉर 2 इयर्स, मतलब उसने 2 साल पहले यहाँ पे रहाइश इख्तियार की एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, बी, शी हैज बिन लिविंग हियर फॉर 2 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वो क्या करता है, रिलेटिव क्लास को मेन क्लास के साथ कनेक्ट करता है। अब जैसे देखें, द पर्सन हु गिफ्टेड मी दिस वाज माय मोम। अब ये क्या है, हु, विच, डेट, ये क्या कर रहे हैं इस सेंटेंस में, मतलब इस पर्सन या कार या बुक के इंस्टेड यूज हो रहे हैं। एज यू नो कि प्रोनाउन इज यूज फॉर व्हाट, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज होते हैं। लेकिन इसमें इसका एक और भी काम है, ये क्या करता है, रिलेटिव क्लास को मेन क्लास के साथ कनेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, इसकी वजह से इसको क्या, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो which, who, that, they और what, they are relative pronouns and by क्या है, एक preposition है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट आर्टिकल। अच्छा, इस सवाल में मेरे हिसाब से एक गलती है। आइए एक उसूल पढ़ते हैं आर्टिकल्स के यूज का। कह रहा है कि व्हेन एन एनिमल रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, द डेफिनेट आर्टिकल द इज टिपिकली यूज्ड। जब कोई जानवर अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके साथ हम क्या, द लगाते हैं। जैसे द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, द काउ इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब इस इसमें क्या मकसद है, द काउ, द डॉग, द एलिफेंट, ये क्या करते हैं, अपने होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से इनके साथ क्या, द लगता है। लेकिन जो ह्यूमन हैं इससे एग्जेम्प्टेड हैं, इस उसूल से ह्यूमन क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं। जब ह्यूमन अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ द नहीं लगता। जैसे मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, इसका क्या होगा, मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, क्या गलत हो जाएगा। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं, अब एलिफेंट अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहीं पे भी द नहीं है। तो अवेलेबल ऑप्शंस में अब एलिफेंट के साथ, क्योंकि इसका जो उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है, अलिफ के साथ आता है, तो एन लगाएंगे। एंड ये याद रख लें कि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, कहीं पे भी यूज होता है तो उसके साथ हम क्या, द लगाते हैं। एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल। ए, यहाँ पे ए की गलती है, और यहाँ पे क्या है, ए एलिफेंट, क्या एन एलिफेंट होगा, और यहाँ पे एन की गलती है और ए की भी गलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज, टेक अप दी हैचेट, बिहेव फॉर्मली, परसू अ चांस, बी कॉट इन अ ट्रैप, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी। और टेक अप द हेडसेट का मकसद क्या है, टू बिगिन और रिज्यूम हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज के क्या मकसद है, मतलब जो डिफरेंसेस हैं, मतलब कोई दुश्मनी, उसको क्या कंटिन्यू रखना, उसको अगेन रिज्यूम करना, मतलब दोबारा शुरू करना, या प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी, द कंट्री आर टेकिंग अप द हेडसेट अगेंस्ट द एनिमी। क्वेश्चन नंबर 18 है, यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच, चेंज द वॉइस। अब ये क्या है, एक एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है इस सेंटेंस में, हमने इसका क्या पैसिव बनाना है। एक तो आप इस सेंटेंस का मकसद समझ लें कि यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच। अब विंड का क्या मकसद है, एक तो विंड का क्या मकसद होता है, जो हवा लगती है, विंड। दूसरा, विंड जब एज अ वर्ब यूज होता है तो उसका क्या मकसद है, जैसे वॉच हम सेट करते हैं तो उसका जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो क्या होगा, वूंड होगा, WOUND। तो वूंडेड ये भी गलत हो जाएगा, वाइंडेड ये भी गलत हो जाएगा। सेंटेंसेस ये दो सेंटेंसेस तो पहले ही आउट हो गए। अब इनमें से हमने चूज करना है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा,
दिस वॉच नीड नॉट, अब यहाँ पे एक अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, नीड नॉट होगा। जहाँ पे भी नेगेटिव के साथ नीड आता है वहां पे हम नीड नॉट लगाते हैं, डस नॉट वूंड नहीं लगेगा। एक तो ये जो लफ्ज वूंड है, ये वाइंड का क्या है, सेकंड फॉर्म। वूंड अकेले में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। उसका क्या मकसद होता है, इन्फ्लिक्ट ए वूंड ऑन, किसी पे जख्म लगाना, किसी को जख्मी करना। तो जब, अच्छा, एक्टिव और पैसिव का एक और उसूल समझ लें कि हम एक्टिव और पैसिव बेसिकली यूज क्यों करते हैं। हम ऐसे सेंटेंसेस जहां पे जो सब्जेक्ट है उसकी कोई जरूरत नहीं होती, वहां पे हम क्या कहते पैसिव यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देख लें कि द साइंटिस्ट परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म हुआ या नहीं। तो अगर हम इस तरह लिख लें, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, अगर ये सेंटेंस जहां तक भी लिख लें तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बाय द साइंटिस्ट, किसने किया, अगर वो कंसर्न नहीं है, हम नहीं लिखते, तो इसका ये यहां तक भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस वॉच नीड नॉट टू बी वुंड, यहां तक करेक्ट हो जाएगा। बाय यू लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। इस सवाल का सही ऑप्शन है, अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अकरिंग एट नाइट। ऐसी चीज जो रात को हैपन हो, रात को हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉकटर्नल। इसका अपोजिट, जो चीज दिन में हो, उसको हम क्या कहते हैं, डायर्नल, DIURNAL। जो चीज दिन को हो उसको हम क्या कहते हैं, डायर्नल, एंड जो चीज रात को हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉकटर्नल। नाइटली, डार्क, ये आपको पता है। न्यूरोटिक क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू न्यूरोसिस। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.